थैंक यू अनूप सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपको आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आवाज आवाज इतने कम है, सारे। पास में रखिएगा सर। आपका वॉइस कम आ रहा है थोड़ा सा, ये हेड जो है ना। अभी वॉइस क्लियर है अभी? हाँ अभी बेटर है। यस सर, सबसे पहले बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके ऑडियंस के सामने ऐसी ट्रेनिंग जो है वो एग्री की प्रेजेंट कर सकूं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू। यस, तो आज हम एग्री की ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे, एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो आप भी अपने गौर से देखा होगा कि सारे इंडस्ट्री बंद है। आज कोरोना के चक्कर में सारे इंडस्ट्रीज बंद है, लेकिन एक ही ऐसा सेक्टर है जो अभी तक चालू है, वो है अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट के इस्तेमाल करके हम फसल की जो पैदावार होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करेंगे कि आखिर देखो वेस्टीज ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किए, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। हालांकि हमारे पास 14 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट है और लगभग ऑलमोस्ट 300 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट है, और हम हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स में काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में काम कर रहे हैं। फिर आखिर में वेस्टीज ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च किए, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरी चीज कि अगर आप किसी किसान से मिलते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी किसान के फील्ड पे विजिट करते हो, किसी किसान से बात करते हो, तो आपके पास एक एग्री का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ताकि जब आप किसान से मिलोगे तो उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके जो डाउट्स आते हैं, वो आप वहां पे क्लियर कर सको। तो वो सब करने के लिए सबसे पहले आपको पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम सेकंड सारे प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, इसका रोल क्या है, इसमें डोज की हमें मात्रा कितनी मिलानी होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो डोज की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर मान लो आपका डोज की मात्रा बहुत ज्यादा है तो फिर भी आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे, डोज की मात्रा कम है फिर भी आपको वहां पे रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे। तो डोज की मात्रा कितनी रखनी है, प्रोडक्ट काम कैसे करता है, अगर हम कोई किसानों के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करें, इसके बारे में हम सारी प्रोसेस को हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और तीसरा हम स्टार्ट करेंगे कि अब देखो सारे स्टेट में जो फार्मिंग जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगी। फार्मिंग हो, मूंगफली की फार्मिंग हो, धान की फार्मिंग हो, तो सारे स्टेट में जब फार्मिंग शुरू हो जाएगी तो बेसिकली आप मेजर क्रॉप्स क्या करते हैं, सोयाबीन। तो सोयाबीन की फसल में देखो हम कौन कौन से वेस्टीज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में हम कौन कौन से प्रोडक्ट को कौन कौन से स्टेज पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जैसे हमने देखा था कि वेस्टीज ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लॉन्च क्यों किए, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारे किसान भाई होते हैं वो आजकल अपने खेत में इतनी ज्यादा मात्रा में यूरिया फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले के मुकाबले आज के दिन में फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले कीटनाशक का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। अब फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए कीटनाशक, पेस्टिसाइड हो या फिर फर्टिलाइजर्स हो, वो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं। तो नो डाउट की पैदावार भी बढ़ी है फसल की, लेकिन पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ दो चीजें और बढ़ी है। नंबर वन, कि मिट्टी की जो कंडीशन है, मिट्टी की जो हेल्थ है, वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो मिट्टी खराब होती जा रही है। दूसरा, हानिकारक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के कारण हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, राइट, उस किसान के खेत में से केमिकल फर्टिलाइजर्स की मात्रा को धीरे धीरे कम करके कम करने के लिए, और साथ ही उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, कई बार किसानों की ये समझ होती है कि अगर वो जैविक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो उसकी पैदावार जो है वो घट जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसका फसल पे आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी पैदावार जो है वो घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। तो इसीलिए वेस्टीज ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। नंबर टू, कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि वेस्टीज में लगभग 2 करोड़ की हमारी फैमिली है, राइट। और आजकल वेस्टीज के बारे में कोई नहीं जानता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वेस्टीज के बारे में नहीं जानता। हर छोटे से बड़े लोगों तक वेस्टीज जो है वो काफी, सबको सभी को उस प्रोसेस के कंपनी के बारे में मालूम है, कैसी कंपनी ग्रो कर रही है। और लॉकडाउन के फेज में तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये मालूम हो गया है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन होती है हमारी, वो 60 to 70%
पॉपुलेशन जो होती है वो खेती पे निर्भर होती है, राइट। इंडिया में 60 to 70% पॉपुलेशन जो है वो खेती पे निर्भर होती है। और गांव साइड में अगर आप देखोगे तो गांव साइड में 80 to 90% लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, राइट। तो हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और लोगों को हमारे नेटवर्क में शामिल करने के लिए हमें अपना नेटवर्क जो है वो बहुत फैलाना है। तो आपको गांव गांव जाना होगा, लोगों के घर तक जाना होगा, हर एक जिले में, हर एक तहसील में आप वहां पे अपने नेटवर्क को एक्सपांड कर सकते हो। दूसरा, जब आप किसान से मिलते हो तो हो सकता है कि आपके बैग में रखे आप उसको ह्यूमिक समझा रहे हो, लेकिन उसको स्पाइरुलिना समझ में आ जाए, राइस ब्रान ऑयल समझ में आए। इसीलिए हमारे एग्री के प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आपने किसान के बारे में देखा होगा तो किसान जो फसल करता है, किसान जो फसल की बुआई करता है, तो वो बुआई करने के लगभग काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है उसके हाथ में पैसे आने के लिए। और अभी आप देख रहे हो कि क्लाइमेट जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, राइट। तो इससे किसान का जो है वो काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो हम अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट के जरिए उसकी मिट्टी की क्वालिटी को भी सुधार रहे हैं, उसकी पैदावार को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और तीसरी, वो अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकता है वेस्टीज के प्रोडक्ट के जरिए। तो हम इन सारी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे। तो जब आप किसान से मिलते हो तो ये सारी प्रोडक्ट का नॉलेज होना, एक कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज हमने एग्री की ट्रेनिंग सेशन रखा है। तो शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग के लिए। हमारे पास देखो वेस्टीज में टोटल 7 एग्री प्रोडक्ट्स है। ये सारे लोगों को मालूम है कि हमारे पास वेस्टीज में टोटल 7 एग्री प्रोडक्ट्स है, और उन 7 एग्री प्रोडक्ट्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि आपको वो समझने में आसानी आ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में आता है, ताकि वो भी आपको एक आसान तरीका हो जाए याद रखने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में आता है और काम क्या करता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, और प्लांट यानी पौधा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे फसल को, हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, यानी संरक्षण देने का काम करते हैं, तो उन्हें हम प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो अभी हमारे देखो फसल में प्रोटेक्शन हमें किससे करना है। हमारे फसल में कीड़े बहुत ज्यादा आते हैं, कीड़ों की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उससे हम हमारी फसल को बचाना है। फसल में फंगस की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, फंगस से हमें हमारी फसल को बचाना होता है। पेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो पेस्ट के कारण भी हमारी फसल का काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो उससे हमारी फसल को बचाना होता है, राइट। तो देखो, जो इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, जो कीड़े को मारने की दवाई आती है उसको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। कीड़े को जो मारने की दवाई आती है उसको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। जो पेस्ट को कंट्रोल करने की दवाई आती है उसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। और जो फंगस को कंट्रोल करने की दवाई आती है उसको हम फंगिसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज आप चाहिए तो नोट डाउन कीजिएगा कि देखो वेस्टीज में हमारे पास इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो केमिकल्स में आते हैं, जहर वाले प्रोडक्ट होते हैं, और हम वेस्टीज में किसी भी जहर वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हमने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरीज में नहीं रखा है। प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो पहले बायोफंगिसाइड के नाम से आता था। आपने शायद देखा होगा, प्रोडक्ट के बारे में आपने काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। जो पहले बायोफंगिसाइड के नाम से आता था, अभी कंपनी ने उसका नाम चेंज करके प्रोटेक्ट कर दिया है। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको भी समझने में आसानी आ जाए। बायोफंगिसाइड का ही नाम चेंज करके प्रोटेक्ट कर दिया है, राइट। तो ये हो गया हमारे प्लांट प्रोटेक्शन। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी फसल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करते हैं, तो उन्हें हम न्यूट्रिशनल बोलते हैं। तो देखो, न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में हमारे पास 5 प्रोडक्ट है। सबसे पहला है एग्री ह्यूमिक, दूसरा है ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, तीसरा है एग्री मॉस, चौथा है एग्री नैनोटेक, और पांचवा है एग्री गोल्ड। ये हमारी न्यूट्रिशनल की कैटेगरीज में है। तो अगर हमने हमारी फसल में इन सारे प्रोडक्ट का सही समय पे इस्तेमाल किया, सही स्टेज में इसका इस्तेमाल किया, तो ये हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर हमने इन 5 प्रोडक्ट का अपने फसल पे सही से इस्तेमाल किया तो ये हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तीसरी कैटेगरी है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर यानी जो एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं,
राइट, जो एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक्टिवेटर की कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अब सभी लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, कंपनी का सबसे पुराना प्रोडक्ट है, काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है, एग्री 82 के नाम से आता है। तो एक्टिवेटर की कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है एग्री 82। तो ये हमने एक शॉर्ट में स्टडी कर लिया कि प्रोडक्ट क्या है, किस कैटेगरी में इसको किस कैटेगरी में ये आते हैं। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में स्टडी करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जब आप किसान से मिलते हो, तो किसान जो बेसिकली पूरा टोटली खेती पे निर्भर होता है, उसको खेती के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होती है। अगर मान लो उसने कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कब मालूम होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, हम प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे, राइट। तो अब हम शुरुआत करते हैं एग्री 82 से। तो एग्री 82 क्या है? देखो, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि एग्री 82 क्या होता है, इसका नाम 82 ही क्यों रखा है। तो आप जब भी नो डाउट जब फील्ड पे जाते हो, किसान से मिलते हो या फिर कोई व्यक्ति से मिलते हो, तो उसको जब प्रोडक्ट के बारे में बताते हो तो सभी के मन में क्वेश्चन पहला आता है कि एग्री 82 का नाम 82 ही क्यों रखा है। तो यहाँ पे उनको एक सिंपल आंसर कर देना है, इसमें 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम एग्री 82 रखा है। इसमें 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसलिए इसका नाम एग्री 82 रखा है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है एक्टिवेटर। सबसे पहला फंक्शन है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखो, जब सारे देश में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के फेज में हम घर में कैद थे। अब सभी लोग जो है वो आप अपने घर में थे, हम कहीं बाहर नहीं जाते थे। तो कंटिन्यूअसली घर में होने के कारण हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते थे, बहुत ज्यादा हमें बोरिंग फील होता था। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए जीटा टी पीते थे, कॉफी पीते थे, या फिर कोई एक्सरसाइज करता था, या फिर जो हमारे जूस है, फ्रेश अप ड्रिंक्स है, इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये काम क्या करते थे? ये हमारे बॉडी को अंदर जाके एक्टिवेट करने का काम करते थे, राइट। अगर ये हमारे बॉडी में अंदर जाके एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते थे। सेम प्रोसीजर होता है फील्ड में। अगर मान लो आप इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हो, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो, तो अगर आप उसमें एग्री 82 मिलाते हो तो ये उस दवाइयों की ताकत को, उसकी पावर को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप कीटनाशक के साथ इस्तेमाल करते हो तो आप पर्टिकुलरली कीटनाशक का डोज भी हम वहां पे कम कर सकते हैं। अगर आप फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स का डोज भी हम वहां पे कम कर सकते हैं। तो एक्टिवेटर क्या हो गया? जो एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा फंक्शन है स्प्रेडर। स्प्रेडर यानी इसको हम सीधी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फैलाना। अब देखो, किसान के फसल में कीड़ों की बहुत ज्यादा समस्या होती है। आप सभी लोगों को मालूम है, किसान के फसल में जो है वो कीड़े और पेस्ट, इन दोनों समस्या बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो बेसिकली अगर मान लो किसी किसान के फसल में कीड़े लगे हैं, तो किसान क्या करता है कि मार्केट में से दवाई लाकर अपने क्रॉप्स पे उसका स्प्रे करवाता है। लेकिन जब भी वो अपने क्रॉप्स पे स्प्रे करवाता है कीटनाशक का, तो दवाई जो है वो पत्तों पर ड्रॉप्स के फॉर्म में जमा होती है। आप एक एग्जांपल के तौर पे भी आप देख सकते हो, अगर मान लो आपके घर में कोई छोटा सा पौधा है, तो पौधे का एक पत्ता तोड़कर उसको पानी में डिप कीजिएगा, तो डिप करने के बाद आपको पत्तों पर वहां पे ड्रॉप्स दिखाई देंगे। सेम उसी तरह से फील्ड में होता है, जो हम दवाइयां स्प्रे करवाते हैं वो पत्तों के ऊपर ड्रॉप्स के फॉर्म में जमा होती है। दूसरी चीज एक और इसमें होती है कि हमारे फसल में जो भी सारे कीड़े लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, वो पत्तों के नीचे वाले साइड में होते हैं, और हम दवाइयां जो है वो ऊपर स्प्रे करवाते हैं। अब मान लो कि कीड़ा पत्तों के नीचे वाले साइड में है और हम दवाइयां ऊपर स्प्रे करवा रहे हैं, तो वो दवाइयां उस कीड़ों तक पहुंचेगी नहीं और वो कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम वहां पे एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं किसी कीटनाशक के साथ पे, तो ये काम कैसे करेगा? देखो, ये पत्तों पर फैलाने का काम करेगा, पत्तों पर ऊपर से पूरा पत्तों को गीला करने का काम करेगा। दूसरा, पत्तों के अंदर तक पहुंचाएगा। अब दवाई जो है वो पत्तों के अंदर तक सही से पहुंच गई, तो जो हमारे पत्तों के नीचे वाले साइड में कीड़ा होता है, वो कीड़ा उस दवाइयों की कांटेक्ट में आने से खत्म होगा। तो एग्री 82 का दूसरा फंक्शन है स्प्रेडर, राइट। तीसरे फंक्शन की बात करें, वेटर। अब देखो, हमारे फसल में पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। अगर मान लो हमारे क्रॉप्स को सही समय पे पानी नहीं दिया,
तो हमारी फसल जो है वो सूख जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में किसान क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली अपने फसल को पानी दे देते हैं, 5 बार 6 बार। उनको बार बार सिंचाई करने की जरूरत होती है। जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उनकी मिट्टी में नमी जो है वो ज्यादा समय के लिए बनी नहीं रहती, वो जल्दी सूख जाती है। इसलिए उन्हें वहां पे कंटिन्यूअसली पानी देने की जरूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम पानी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, मान लो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने फसल को सही समय पे पानी नहीं दिया तो फसल जो है वो सूख जाती है। तो अगर आप पानी के साथ में एग्री-2 का इस्तेमाल करते हो तो ये हमारी मिट्टी में नमी को ज्यादा समय के लिए बनाए रखता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारी मिट्टी में नमी ज्यादा समय के लिए बनी रहेगी, राइट, अगर हमारे मिट्टी में नमी जो है वो ज्यादा समय के लिए बनी रहेगी तो उसमें हमारे पानी की बचत होगी। अगर आप एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप कम से कम 5 या 6 बार अपनी क्रॉप्स पे सिंचाई करते थे पानी की, तो एग्री-2 के इस्तेमाल करने से आप महीने में 2 या 3 बार सिर्फ सिंचाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी पानी की बचत होगी। आपके जो पानी के पीछे वाले होने वाले खर्चे होते हैं, डीजल के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, वो आप कम कर सकते हो। या हमने वेटर के बारे में देख लिया। चौथा फंक्शन है यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। अब देखो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम मार्केट में से कोई दवाई लाते हैं, चाहे आप फंगीसाइड की बात करें, कीटनाशक दवाई की बात करें, पेस्टिसाइड की बात करें, तो मार्केट में से दवाई लाकर जब हम अपने टैंक में इसको मिक्स करते हैं तो ये टैंक में जो है वो सही से मिक्स नहीं होती। ये दवाई जो है वो टैंक में सही से मिक्स नहीं होती, या तो वो ऊपर तैरने लग जाती है या फिर नीचे बैठ जाती है, जमा होती है। तो मान लो अगर हमारी दवाई ही पानी में सही से मिक्स नहीं होगी तो क्या इसके रिजल्ट जो है वो हमारे फील्ड पे दिखाई देंगे? ऑब्वियसली नॉट, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी दवाई ही पानी में सही से मिक्स नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे दवाइयों के साथ में एग्री-2 को वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे दवाइयों को पानी के साथ में सही से मिक्स करने का काम करेगा। एग्री-2 काम करेगा हमारे दवाइयों को पानी के साथ में सही से मिक्स करने के लिए। अब दवाइयां पानी में सही से मिक्स होगी और जब हम इसका अपनी फसल पे स्प्रे करवाएंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा दिखाई देंगे। राइट, रिजल्ट जो है वो पहले के मुकाबले हमें वहां पे काफी ज्यादा दिखा अच्छे तरीके। लास्ट फंक्शन है पीएच बैलेंस। अब देखो मिट्टी का पीएच बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर में मिट्टी का पीएच बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो आपका पीएच बैलेंस बहुत कम है या फिर पीएच बैलेंस बहुत ज्यादा है तो ऐसे मिट्टी में आपकी फसल की जो ग्रोथ होती है, फसल की पैदावार होती है, वो सही से नहीं होगी। फसल की ग्रोथ जो है वो सही से नहीं होगी। तो इसलिए मिट्टी में पीएच का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद वहां पे आपको ब्लड का पीएच मेंशन होता है। कभी भी अपना रिपोर्ट चेक कीजिएगा, वहां पे आपको ब्लड का पीएच मेंशन होता है। इवन आपके स्किन का भी पीएच जो होता है वो भी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में मिट्टी की अच्छी फसल की अच्छी पैदावार के लिए, मिट्टी की अच्छी क्वालिटी के लिए मिट्टी में पीएच का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्री-2 काम करता है हमारे मिट्टी में पीएच को बैलेंस करने के लिए। राइट, ये हमने देख लिया, एग्री-2 के फंक्शंस के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, एग्री-2 को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्री-2 आप एग्रीकल्चर में जितने भी सारे प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर में जितने भी सारे प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट के साथ आप वहां पे एग्री-2 का इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आप कीटनाशक इस्तेमाल करते हो तो कीटनाशक के साथ भी कर सकते हो, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हो तो पेस्टिसाइड के साथ भी आप एग्री-2 को इस्तेमाल कर सकते हो। बट मार्केट में अभी देखो स्प्रे वाले जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो स्प्रे वाले फर्टिलाइजर्स के साथ भी आप वहां पे एग्री-2 को इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर हमारे वेस्टीज के जितने भी एग्री प्रोडक्ट है, हमारे वेस्टीज में जितने भी सारे एग्री प्रोडक्ट है उन सारे एग्री प्रोडक्ट के साथ आप वहां पे एग्री-2 को इस्तेमाल कर सकते हो।
तो मिलाना कितना है, 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml, इतनी ही मात्रा हमें वहां पे मिलानी है, इससे ज्यादा हमें मिलाना नहीं है। कई बार लोग ये सब सोचते हैं कि अगर हमने ज्यादा मिला दिया तो हमें ज्यादा रिजल्ट अच्छे दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ज्यादा इस्तेमाल करना भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो 15 लीटर पानी में हमें सिर्फ 5 से 10 ml इतनी ही मात्रा हमें मिलानी है। अगर मान लो कोई खरपतवार के साथ इस्तेमाल करता हो, खरपतवार की समस्या जो है वो भी किसान के फसल में बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तो खरपतवार नाशक के साथ आप 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml इतनी मात्रा आप वहां पे मिला सकते हो। अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स देखो, यूरिया है, डीएपी है, गोबर की खाद है, तो उन सारे फर्टिलाइजर्स के साथ भी आप वहां पे एग्री-D2 को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यूरिया की बात करते हो तो लगातार यूरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने फसल पे, डीएपी इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है और वो हमारी मिट्टी को भी नुकसान करता है। तो एग्री-D2 का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो हम उस फर्टिलाइजर्स की डोज की मात्रा को भी हम वहां पे कम कर सकते हैं। चाहे आप गोबर की खाद इस्तेमाल करते हो, डीएपी इस्तेमाल करते हो, यूरिया इस्तेमाल करते हो, तो आपको 3 से 4 ml पर केजी, यानी अगर आपने 1 किलो गोबर की खाद ली है तो उसमें आपको सिंपल 3 to 4 ml एग्री-D2 को मिलाना है। लास्ट फंक्शन है इरिगेशन। अब देखो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन यानी जिस तरह से हम अपने फसल को पानी देते हैं, हम अपनी क्रॉप्स की सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो काफी लोग जो है वो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं, तो उसके जरिए भी हम वहां पे एग्री-D2 का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर मान लो ऐसे किसान होते हैं जहाँ पे जिनके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, लेकिन वो अपने खेत में एग्री-D2 को इस्तेमाल करना चाहते हो पानी देते समय, सिंचाई करते समय, ताकि उनकी मिट्टी में नमी जो है वो ज्यादा समय के लिए बनी रहे। तो वहां पे आप एक बकेट में छेद करके या फिर एक बॉटल वहां पे आप रख सकते हो, ताकि उसमें से जो ड्रॉप्स निकलते हैं वो पानी के साथ पूरी तरह से खेत में फैल सके। तो इरिगेशन में आपको इस्तेमाल करना है 160 to 200 ml पर एकड़। ये डोज जो होती है वो हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब भी आप फील्ड पे जाते हो तो आपसे वहां पे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। या हमने एग्री-D2 को देख लिया, जो लगभग आप एग्रीकल्चर में सारे प्रोडक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम देखेंगे दूसरा प्रोडक्ट जो बायोफंगिसाइड के नाम से आता है। बायोफंगिसाइड यानी जो हमारे फसल में फंगस की बीमारी होती है, फंगस से होने वाली बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पे बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फंगस की बीमारी जो है वो होती क्यों है, किस वजह से होती है? आपने देखा होगा कि बारिश का सीजन है, तो बारिश के सीजन में आपको फंगस की बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देगी। धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, तो कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो इसके कारण हमारे फसल में फंगस की बीमारी दिखाई देती है। दूसरी चीज कि अब देखो जो फसल होती है, चाहे वो धान की फसल की बात करें, मूंगफली की फसल की बात करें, सोयाबीन की फसल की बात करें, तो ये जो फसल होती है वो बारिश के सीजन में होती है और यहाँ पे फंगस की बीमारी जो है वो ज्यादा दिखाई देती है, राइट। तो उस फंगस की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पे बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लो किसी आप किसान के फील्ड पे जाते हो, राइट, किसान के फील्ड पे जाते हो और आपको वहां पे फंगस की बीमारी दिखाई देती है, तो वो हमें पहचाननी कैसी है? सबसे पहला पिक्चर जो है ये हमारे चावल के पत्ते हैं, जो अभी जिसका सीजन चालू हो जाएगा, इसके कारण आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि चावल के फसल पे फंगस की बीमारी जो है वो दिखाई किस तरह से देती है। यहाँ पे आपने देख लिया तीसरा पिक्चर, ये हमारे कपास के पत्ते हैं, कॉटन के पत्ते हैं, तो कॉटन के पत्तों पर आपको वहां पे रेड रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये फंगस से होने वाली बीमारी है। लास्ट में अगर आप पिक्चर देखोगे तो ये मूंगफली के पत्ते हैं, तो मूंगफली के पत्तों पर आपको वहां पे ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ये फंगस से होने वाली बीमारी है। तो ऐसे जितनी भी सारी बीमारियां हमारे फसल पे दिखाई देती है, उन सारी बीमारियों के लिए आप वहां पे बायोफंगिसाइड यानी हमारा प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये काम कैसे करेगा, देखो, अगर हमारे फसल पे मान लो फंगस की बीमारी दिखाई देती है, सपोज कोई धान की फसल कर रहा है,
कोई मूंगफली की फसल कर रहा है, सोयाबीन की फसल कर रहा है, गन्ने की फसल कर रहा है, तो ऐसे फसल में आपको मान लो फंगस की बीमारी दिखाई देती है, तो सबसे पहला तो वो हमें कंट्रोल करना है ताकि वो ज्यादा फैले नहीं, राइट। फंगस की बीमारी को हमें वहां पे कंट्रोल करना है ताकि हमारा जो बाकी का एरिया है उस पे फंगस की बीमारी जो है वो ज्यादा फैले नहीं। तो कंट्रोल करने का तरीका क्या है, आप इसका स्प्रे कर सकते हो। 10 दिन के अंदर इसके 2 स्प्रे करने हैं। किसी भी फसल में फंगस की बीमारी दिखाई देती है तो 10 दिन के अंदर हमें वहां पे 2 स्प्रे करने हैं। 2 स्प्रे इसलिए ताकि जब आप पहला स्प्रे करोगे तो आपके फसल पे जो फंगस की बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा स्प्रे हमें इसलिए करना है ताकि जो हमारे बाकी का एरिया है, बाकी की जो फसल है, हो सकता है आपकी फसल आधे फसल में फंगस की बीमारी लग चुकी है और आधे फसल में फंगस की बीमारी नहीं है। तो जो जहाँ पे फंगस की बीमारी नहीं लगी है वहां वो ज्यादा फैले नहीं, इसलिए हम वहां पे प्रिवेंशन के तौर पे दूसरा स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो वहां पे कंट्रोल हो जाए, राइट। तो सिंपली 2 to 3 ग्राम पर लीटर, 2 से 3 ग्राम पर लीटर की मात्रा हमें वहां पे मिलानी है। अगर मान लो कोई बड़ा टैंक इस्तेमाल करता है, अब नॉर्मली इंडिया में जो किसान टैंक स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं वो 15 या 20 लीटर के होते हैं। तो किसानों के पास 15 या 20 लीटर का टैंक होता है, तो वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें कितना मिलाना है। तो अगर मान लो किसान के पास 15 लीटर का टैंक है तो 15 लीटर टैंक में हमें 40 ग्राम बायोफंगिसाइड और 5 ml एग्रीटी2 दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करके हम वहां पे स्प्रे करेंगे ताकि हमारी फसल पे फंगस की बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाए। बायोफंगिसाइड के साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें एग्रीटी2 को भी मिलाना है ताकि दवाई जो है वो सही से पत्तों पर फैल जाए। तो 15 लीटर पानी में 40 ग्राम बायोफंगिसाइड और 5 ml एग्रीटी2 इन दोनों को मिक्स करके हमें वहां पे स्प्रे करना है। इसको हम क्यूरेटिव मेथड बोलते हैं। क्यूरेटिव यानी फसल में बीमारी आने के बाद में। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं फसल पे फंगस की बीमारी ना लगे। जैसे हमें बचपन में देखो पोलियो का टीका लगवाया जाता था ताकि हमारा शरीर जो है वो बीमारी ना लगे। उसी तरह से बीमारी से बचने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। पहला तरीका है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन क्या है देखो, अब लगभग सारे स्टेट में जो है वो फार्मिंग करने से पहले किसान अपने खेत को तैयार करवाता है, राइट। खेतों की जुताई करता है, बैलों से करता है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, इनके जरिए किसान जो है वो अपने खेत की जुताई करता है और जुताई करने के बाद उसमें तरह तरह की खाद इस्तेमाल करता है। मान लो कोई किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करता हो तो वो गोबर की खाद का इस्तेमाल करता है। कोई किसान जो है वो यूरिया इस्तेमाल करता है, डीएपी। बेसिकली यूरिया और डीएपी का एग्जांपल इसलिए दिया गया है ताकि ये जो 2 फर्टिलाइजर्स है वो किसान बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं और सारे किसानों को इसके बारे में मालूम होता है, तो आपको भी समझ में आ जाए इसलिए मैंने एग्जांपल यूरिया और डीएपी का दिया है। बाकी इसके अलावा आप मार्केट में जितने भी सारे फर्टिलाइजर्स है उन सारे फर्टिलाइजर्स के साथ आप इसको मिक्स करके यूज कर सकते हो। तो सिंपल, अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करते हो, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो तो 500 ग्राम से 1 kg 1 एकड़ के लिए, हालांकि 500 ग्राम जो है वो भी 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। या फिर हमारे जो ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स है, तो ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स के साथ भी आप वहां पे बायोफंगिसाइड को मिक्स करके खेत में इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो हमारे मिट्टी से फंगस की होने वाली जो रोग होते हैं अगर हमने शुरुआत में कंट्रोल कर लिया तो हमारे फसल में फंगस की जो बीमारी है वो ज्यादा दिखाई नहीं देगी, राइट। तो पहला तरीका हमने देख लिया सॉइल एप्लीकेशन। दूसरा तरीका है सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार। अब देखो फसल के जो भी बीज है उसको उपचारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाली जो फसल होती है वो बेसिकली हमारे बीजों पर डिपेंड करती है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि जो हम बीज की बुआई करते हैं उसके आगे बुआई करने के बाद ही उस फसल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो इसलिए फसल के बीज को उपचारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बीज उपचार कैसे करेंगे देखो, अब मान लो कि कोई धान की फसल कर रहा है या फिर मूंगफली की फसल कर रहा है, सोयाबीन की फसल कर रहा है, तो मैं इस फसल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आने वाला सीजन जो है वो धान की फसल का है, मूंगफली की फसल का है, सोयाबीन की फसल का है, ताकि वो भी जो प्रोडक्ट्स के डाउट है वो भी आपको क्लियर हो जाए कि
धान की फसल में, मूंगफली की फसल में हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अब सबसे पहला हमें नीचे कपड़ा फैलाना है। कपड़ों के ऊपर जिस फसल की हम बुआई करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मूंगफली की फसल। अब मूंगफली की फसल की हम बुआई करने वाले हैं, तो मूंगफली की फसल के जो बीज होते हैं, उस बीजों को कपड़ों पर अच्छे तरीके से फैलाना है। फैलाने के बाद 5 से 10 ग्राम बायोफंगिसाइड का जो हमारा पाउडर है, पाउडर फॉर्म में आता है बायोफंगिसाइड, 5 से 10 ग्राम पाउडर को उस मूंगफली के बीज पर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद तुरंत उसकी बुआई कर देनी है। लेकिन आपको बीज उपचार में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप बीज उपचार करोगे, तो बीज उपचार करने के बाद तुरंत आपको उसकी बुआई कर देनी है। उसको ज्यादा समय के लिए रखना नहीं है, वरना ये खराब हो जाते हैं। तो बीज उपचार में आप इस्तेमाल करना है 5 से 10 ग्राम पर केजी। अब तीसरा तरीका है रूट डिपिंग। अब रूट डिपिंग यानी जड़ उपचार। तो जड़ उपचार उन फसल के लिए किया जाता है जो फसल किसान नर्सरी से लेकर आते हैं। जैसे धान की फसल हो गई, या फिर गन्ने की फसल हो गई, सब्जियों की फसल हो गई। तो नर्सरी से लाकर अपने मेन खेत में लगाने से पहले जड़ों को उपचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, उस जड़ को उपचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे फसल की जो जड़ें है उस पर किसी भी तरह का फंगस का कोई अटैक ना हो। आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा कि फसल की जो जड़ें है वो नीचे से गलना शुरू हो जाती है, वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो वो बेसिकली फंगस के कारण होता है। तो जहां पे भी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे, ऐसे रोग दिखाई दे, तो आप वहां पे तुरंत बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। तो रूट डिपिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना है 10 से 15 ग्राम पर केजी, 10 से 15 ग्राम पर लीटर। राइट, अगर मान लो कोई व्यक्ति ने मिट्टी भी उपचार नहीं करवाया होगा, बीज उपचार नहीं करवाया होगा, तो फिर वो स्प्रे में इस्तेमाल कर सकता है, ताकि उसके फसल पे फंगस की बीमारी ना लगे। तो प्रिवेंशन के तौर पे वो स्प्रे में इस्तेमाल कर सकता है। तो लगभग 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप कोई फसल लगाते हो, तो फसल लगाने के 20 से 25 दिन बाद आप पहला स्प्रे कर सकते हो, और दूसरा स्प्रे जो है उस पर्टिकुलर फसल में फूल आने से 20 दिन पहले। ऐसे 2 बार हमें वहां पे बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। तो ये हमने देख लिया बायोफंगिसाइड के बारे में। राइट, तो अगर मान लो कोई किसान आके आपको ऐसे पूछे कि भैया हमारे फसल में फंगस की बीमारी दिखाई दे रही है, राइट, तो आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारी फसल से फंगस की बीमारी को कंट्रोल करेगा, तो आपके ध्यान में तुरंत बायोफंगिसाइड आना चाहिए। राइट, तो बायोफंगिसाइड के लिए आप कीवर्ड याद रखिएगा, फंगस। जहां पे भी फंगस ये शब्द सुनाई दे, तुरंत वहां पे बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। तीसरा प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक, और साथ में एक और प्रोडक्ट है ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स। तो हमारे पास ह्यूमिक जो है वो 2 फॉर्मेशन में आता है। पहला वाला जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और दूसरा जो है वो ग्रैन्युलस फॉर्म में आता है। अब देखो, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम सिंचाई करते समय स्प्रे में कौन सा इस्तेमाल करें। तो सिंचाई करते समय ड्रिप के साथ, या फिर अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे हमें ह्यूमिक का इस्तेमाल करना है, जो लिक्विड फॉर्म में आता है। मान लो कोई खाद इस्तेमाल करता हो, जैसे गोबर की खाद हो गई, डीएपी हो गई, या फिर जो कॉम्प्लेक्स ग्रेड वाले फर्टिलाइजर्स आते हैं 19-19-19, तो ऐसे फर्टिलाइजर्स में आप वहां पे ह्यूमिक ग्रैन्युलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहला ह्यूमिक। तो ह्यूमिक बनता कैसे है। तो ह्यूमिक एक ऐसा नैसर्गिक पदार्थ होता है जो ह्यूमस से बनाया जाता है। ह्यूमिक एक ऐसा नैसर्गिक पदार्थ होता है जो ह्यूमस से बनाया जाता है। तो बेसिकली ह्यूमस देखो बनता कैसे है, ये भी हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि बेसिकली आज के किसान जो है वो काफी स्मार्ट है। अब जब भी उनसे मिलते हो तो वो पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछते हैं, इसमें कंटेंट्स क्या क्या है इसके बारे में पूछते हैं। तो उनको बताने के लिए हमें सबसे पहला हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ह्यूमस देखो बनता कैसे है। तो जो हमारे पेड़ की पत्तियां होती है, तो पेड़ की पत्तियां झड़कर नीचे गिरने के बाद वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाती है, वो सड़ना शुरू हो जाती है। तो डिकम्पोज होने के बाद उसका एक गाढ़ा एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमिक में ह्यूमस होता है, और वहां पे आपको 3 चीजें दिखाई देगी, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन। ये 3 चीजें आपको वहां पे दिखाई देगी। तो अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका। राइट, इसके अगर हम किसी भी क्रॉप पे ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में जितने भी सारे क्रॉप्स है,
चाहे सब्जियों की बात करें, फूलों की बात करें, फलों की फसल की बात करें, अनाज वाली फसल की बात करें, तो जितने भी एग्रीकल्चर में सारे क्रॉप्स है, उन सारे क्रॉप्स में आप वहां पे एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो शुरुआत के समय में हम वहां पे एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट कैसे दिखाई देगा हमें, अगर हम किसी क्रॉप स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे रिजल्ट क्या दिखाई देगा। नंबर वन, उस फसल की आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, उस फसल का आपको विकास जो है वो अच्छे तरीके से होगा। दूसरा, आपको पत्तों पर चमक दिखाई देगी, पत्तियां जो है आपकी फसल की पत्तियां जो है वो आपको पत्तियों पर शाइनिंग दिखाई देगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप शुरुआत से एग्री ह्यूमिक का किसी भी फसल में इस्तेमाल करते हो, तो जब आप उस फसल की कटाई करते हो तो वहां पे आपको 5 से 20% की जो ग्रोथ है वो आपको वहां पे दिखाई देती है। तो ये सारी जो चीजें है ये हम एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं तो फसल का विकास, पत्तियों पर चमक और पैदावार में 5 से 20% की ग्रोथ, इतनी जो ये सारी चीजें हम जो है वो एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करने से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीज पे। अब बीज में काम कैसे करता है। सबसे पहला, ये बीजों के अंकुरन जो होते हैं, बीजों का जर्मिनेशन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से होगा, बीज जो है वो आपके सही से जर्मिनेट होंगे। ये आपके बीजों में जड़ों का विकास करने में हेल्प करेगा। आपके जो फसल के बीज है उसमें जड़ों को निर्माण करने में, जड़ों का विकास करने में हेल्प करेगा, ताकि वो मिट्टी में से ज्यादा पोषक तत्व खींचकर पौधों तक पहुंचाया जा सके। अगर आप मिट्टी में इसका इस्तेमाल करते हो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी में, अगर आप मिट्टी में इसका इस्तेमाल करते हो तो ये मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। या फिर जो जमीन बंजर है, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई फसल नहीं उगती, तो वहां पे आप एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करके उस मिट्टी को एक प्रकार से जीवन दान देने का, उस मिट्टी को जीवन दान देने का काम कर सकते हो। तो एग्री ह्यूमिक काम करता है ऐसे बंजर जमीन को जीवन दान देने का, राइट। तो ये हमने देख लिया क्रॉप्स के, अगर हम ह्यूमिक का क्रॉप्स पे इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट क्या दिखाई देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी फसल में कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ह्यूमिक का इस्तेमाल जो है वो आप स्प्रे में कर सकते हो, 2 से 3 ml पर लीटर, 2 से 3 ml पर लीटर की मात्रा हमें वहां पे मिलानी है। इसका आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, फसल के शुरुआत के समय में पहला, और दूसरा जब उस फसल में फूल आने से पहले। ऐसे 2 बार आप वहां पे ह्यूमिक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। अगर आप बीज में उपचार करते हो, जैसा आपने देखा कि रूट डिपिंग में यानी जड़ उपचार में, तो ये जड़ों को निर्माण करेगा, जड़ों का विकास करने में हेल्प करेगा, तो वहां पे 1 ml पर लीटर की मात्रा हमें मिलानी है। अगर आप कोटिंग करते हो बीजों पर, तो कोटिंग में आपको इस्तेमाल करना है 5 ml पर केजी, राइट। तो यहाँ पे सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि बीज उपचार हम कौन से प्रोडक्ट के साथ करें। अगर हम किसी भी फसल के जो बीज होते हैं उसका उपचार करना चाहते हैं तो कौन से प्रोडक्ट के साथ करें। तो सबसे पहले बीज उपचार में आपको 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री ह्यूमिक। तो ये काम कैसे करेगा, देखो प्रोटेक्ट काम करेगा आपके फसल में फंगस की जो बीमारी होती है वो ना लगे। प्रोटेक्ट काम करेगा फसल में फंगस की बीमारी से बचाने के लिए, और ह्यूमिक काम करेगा उस बीज को सही से जर्मिनेट करने के लिए। तो बीज उपचार में आप 2 चीजों का प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री ह्यूमिक। अब हम बात करते हैं ग्रैन्युल्स के बारे में। तो देखो ग्रैन्युल्स में होने का क्या फायदा होता है। अब कोई मान लो खाद इस्तेमाल करता है, तो खाद के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, गोबर की खाद के साथ आप ह्यूमिक ग्रैन्युल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो 5 किलो 1 एकड़ के लिए ह्यूमिक ग्रैन्युल जो है वो सफिशियंट होता है। अब नर्सरी की बात करें तो जहाँ पे धान की नर्सरी होती है, सब्जियों की नर्सरी होती है, तो वहां पे आपको ह्यूमिक ग्रैन्युल्स को इस्तेमाल करना है 2 kg, 2 किलो आप वहां पे ह्यूमिक ग्रैन्युल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और मान लो जिनके बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं, जैसे आम के हो गए, अमरूद के हो गए, अनार के हो गए, संतरे के बड़े बड़े बाग बगीचे हो गए, तो जिनके बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं वहां पे आप ग्रैन्युअल्स को किसी खाद में मिक्स करके हर एक पेड़ में 100 ग्राम के अकॉर्डिंग वहां पे डाल सकते हो, राइट। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा
जिनके बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं, उन बाग बगीचों में किसी भी फर्टिलाइजर्स के साथ ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स को मिक्स करके हर एक पेड़ में 100 से 150 ग्राम के अकॉर्डिंग वहां पे डाल सकते हो। तो ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स देखो काम क्या करता है। सबसे पहला तो ये आपकी केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो मात्रा होती है उसको धीरे धीरे कम करने में हेल्प करेगा, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो मात्रा है उसको धीरे धीरे करके कम करने में हेल्प करेगा, यानी 20 से 25% की मात्रा आप वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स की कम कर सकते हो ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स के इस्तेमाल करने से। तो 5 किलो 1 एकड़ के लिए कंपेटिबल है। दूसरा तरीका है लिक्विड। अब देखो लिक्विड में होने का ये बेनिफिट होता है कि मान लो कोई सिंचाई करता है, तो सिंचाई करते समय आप लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। जब आप अपने फसल को पानी देते हो तो वहां पे आप ह्यूमिक जो लिक्विड फॉर्म में आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो 250 टू 500 ml 1 एकड़ के लिए वहां पे हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जहां पे भी आपको फसल की ग्रोथ ऐसा कोई किसान आके पूछे कि हमारी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, फसल की बढ़वार जो है वो सही से नहीं हो रही है, तो वहां पे आप ह्यूमिक का इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा प्रोडक्ट है एग्रीमॉस। तो एग्रीमॉस एग्रीमॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे फसल में फूलों की संख्या को बढ़ाने में हेल्प करता है। मान लो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का फल चाहिए तो उस पर्टिकुलर फसल में फल बनने से पहले फूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, कोई सब्जियों की फसल करता है, तो सब्जियों की फसल में फॉर एग्जाम्पल टोमेटो की बात करें तो टोमेटो को अच्छे तरीके से बनने के लिए उस पर्टिकुलर फसल में फूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिर्च बनने के लिए उस पर्टिकुलर मिर्च की फसल में फूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी मात्रा में फूल आएंगे उतनी मात्रा में फल बनेगा। तो एग्रीमॉस काम करता है फसल में फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो देखो जो किसान पहले सब्जियों की खेती बाड़ी करते थे, चाहे आप टोमेटो की बात करें, बैंगन की बात करें, मिर्च की बात करें, या फिर जो फलों की खेती बाड़ी करते थे, फूलों की खेती बाड़ी करते थे, अनाज की खेती बाड़ी करते थे, तो उनको शुरुआत के समय में काफी ज्यादा समस्या आती थी। समस्या किस तरह की थी देखो, जब आप किसान से मिलोगे, जो सब्जियों की फसल में सबसे बड़ी चीज होती है कि उसके फसल में फूल नहीं आते। जितनी संख्या में फूल आते थे उतनी संख्या में फूल झड़ जाते थे, फूल से फल नहीं बनता था, फलों का जो आकार है वो आपको एक समान दिखाई नहीं देता था। यानी आपको टोमेटो की बात करें तो टोमेटो आपको छोटे छोटे दिखाई देते थे, उनका आकार जो है वो आपको गोल होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता था। फलों पर आपको चमक दिखाई नहीं देती थी। तो टोमेटो की बात करें, मिर्च की बात करें तो मिर्च जो है वो आपको डार्क रेड कलर की होनी चाहिए, मिर्च पर आपको शाइनिंग आनी चाहिए। टोमेटो की बात करें तो टोमेटो आपको रेड कलर के होने चाहिए। तो शुरुआत के समय में किसान को इन समस्याओं का काफी ज्यादा मात्रा में सामना करना पड़ता था। तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी किसान की फसल में समस्या आती है फूलों के रिगार्डिंग, उस समस्याओं को दूर करने के लिए हम वहां पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करेगा? तो सबसे पहला, जहां पे पहले फूल नहीं आते थे वहां पे फूल आना शुरू हो जाएंगे। जितनी संख्या में पहले फूल झड़ जाते थे, तो अगर आप एग्रीमॉस का स्प्रे करते हो तो फूल झड़ेंगे नहीं, फूल से फल बनेगा। फलों का आकार जो है वो आपको एक समान दिखाई देगा। यानी टोमेटो की बात करें तो आपको वहां पे गोल दिखाई देंगे, टोमेटो पर आपको वहां पे चमक दिखाई देगी। तो लगभग आप एग्रीमॉस का इस्तेमाल जो है वो कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं? नंबर 1 सब्जियों की, नंबर 2 फूलों की, नंबर 3 फलों की, नंबर 4 अनाज वाली फसलें। अनाज वाली जितनी भी सारी फसल है उन सारे फसल में भी आप वहां पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, राइट? इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? अगर मान लो कोई सब्जियों की फसल में इसका स्प्रे करना चाहता है, फूलों की फसल में स्प्रे करना चाहता है, अनाज की फसल में इसका स्प्रे करना चाहता है, तो वहां पे तो 15 लीटर का टैंक इस्तेमाल होता है। तो 15 लीटर टैंक में 20 ml वहां पे एग्रीमॉस को मिलाना है, राइट? जो हमारे सब्जियों की फसल होती है, धान अनाज की फसल होती है, तो वहां पे आपको 15 लीटर टंकी में 20 ml मॉस को मिलाना है। और जिनके बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं, जैसे हमने पहले ह्यूमिक में देखा था, अमरूद के बड़े बड़े बाग होते हैं, आम के बड़े बड़े बाग होते हैं, अनार के बड़े बड़े बाग दिखाई देते हैं, तो वहां पे तो बेसिकली 15 लीटर का टैंक इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे इस्तेमाल होता है 500 लीटर 1000 लीटर का। तो उसमें आपको मॉस की मात्रा मिलानी है 1 ml पर लीटर, 1 ml पर लीटर, और एग्री-T2 की मात्रा मिलानी है आधा ml पर लीटर। तो ये चीज जो है आप नोट डाउन कीजिएगा, आपको समझने में आसानी आएगी।
तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका कब है? पर्टिकुलर फसल में फूल आने से 15 या 20 दिन पहले, और फूल आ चुके हैं तो 15 या 20 दिन बाद। अगर धान की बात करें तो धान की फसल ऐसे दोनों जगहों पे आप मॉस का वहां पे स्प्रे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज को और ध्यान में रखना है, इस्तेमाल जो है वो हमें सिर्फ स्प्रे में करना है, इसको आप खाद में नहीं मिक्स करना है, सिंचाई करते समय इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मॉस को सिर्फ हमें स्प्रे में इस्तेमाल करना है। तो मॉस का काम क्या है? हमारी फसल में फूलों की संख्या को अगर आपके सामने कोई अच्छा खाना रखा हो, टेस्टी खाना रखा हो, और उसमें नमक ही ना हो, तो क्या आपको खाने में जो है वो टेस्टी लगेगा? खाना खाने में मजा आएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो जिस तरह से नमक का इंपॉर्टेंस हमारे खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो रोल है वो हमारे फसल में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? तो ऐसे 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट की हमारे प्लांट्स को या हमारी मिट्टी को आवश्यकता होती है। तो 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? देखो, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आप किसान से मिलते हो, तो अब किसान इतना स्मार्ट हो गए हैं, इनको सारे प्रोडक्ट के बारे में मालूम होता है, इसमें कंटेंट क्या क्या है। अगर मान लो किसी किसान ने आपको पूछा कि 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट कौन कौन से है, तो उसके बारे में हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट डाउन कीजिएगा 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट कौन कौन से है। 3 जो आते हैं वो बेसिक आते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन बोलते हैं। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हो। बाद में आते हैं मेन न्यूट्रिएंट, जो हमारे फसल में काफी ज्यादा मात्रा में किसान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एनपीके, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। बाद में आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। और लास्ट में आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। ये 7 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनका जो रोल है वो हमारे फसल पे बहुत ज्यादा है। इनका जो रोल है वो हमारे फसल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इन 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो नैनो, इसकी स्पेशलिटी क्या है? नैनोटेक की जो स्पेशलिटी है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो नैनो चिलेटेड है, यानी नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी आप सभी लोगों को मालूम है, काफी लोग भी एडवांस हो गए कि नैनो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नैनो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है। तो नैनोटेक में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो नैनो चिलेटेड है। तो ये मिट्टी में काम कैसे करेगा? देखो, मिट्टी में काम कैसे करेगा। तो मैंने जहां पे पहले अपने एग्री के फंक्शन कि मिट्टी में पीएच बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपकी मिट्टी क्षारीय है, क्षारीय यानी यहाँ पे आपको सॉल्ट्स की मात्रा काफी ज्यादा दिखाई देती है, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है या फिर बारिश बहुत कम होती है। तो ऐसे मिट्टी में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो ज्यादा दिखाई देगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इस्तेमाल इसको कैसे कर सकते हैं? आप सिंपल 500 ग्राम से 1 केजी 1 एकड़ के लिए आप 100 किलो गोबर की खाद के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। FYM क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्यूअर, यानी देसी भाषा में हम इसको गोबर की खाद बोलते हैं। तो 500 ग्राम से 1 केजी आप गोबर की खाद के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति गोबर की खाद ना इस्तेमाल करता हो, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता हो, तो उस केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी आप वहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप नैनोटेक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। हालांकि हमारे किसान जो है वो जितना माइक्रो मेन न्यूट्रिएंट्स का यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का यूज करते हैं, उसके साथ भी हम वहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो 500 ग्राम जो है वो 500 ग्राम जो है वो 100 किलो गोबर की खाद के साथ हम इसको मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे बड़ा
रोल जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आपको दो चीजों पर दिखाई देगा। नंबर 1 आपको पत्तियों पर और नंबर 2 फलों पर। पत्तियों की बात करें तो पत्तियों की फसल में देखो, जहाँ पे पत्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे पत्तियां फील्ड में से तोड़कर फैक्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, तो ऐसे पत्तियों की फसल पे नैनोटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पत्तियों की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, में काम करता है, ताकि उसमें से ज्यादा तेल निकाल सके। मेंथा की बात करें तो मेंथा की फसल में देखो, पत्तियां आपको हरी भरी दिखाई देगी। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हो, नैनोटेक का इस्तेमाल करते हो, तो आपको मेंथा की जो पत्तियां हैं वो आपको हरी भरी दिखाई देगी। दूसरा, पत्तियों का जो सरफेस है वो आपको चौड़ा दिखाई देगा, ताकि ज्यादा उसमें से ज्यादा तेल निकाल सके, राइट। तो वहां पे अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 20-20 दिन के गैप में हमें 2 स्प्रे करने हैं और 1.5 ग्राम पर लीटर की हमें वहां पे मात्रा रखनी है। अगर आप फलों की बात करें तो फलों की फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपने किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप मार्केट जाते हो फल लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए, तो वहां पे आपने देखा होगा कि फल जो है वो बीच में से फट जाते हैं, उनपे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है, राइट। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है। कभी कभार आपके फल जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर आप नैनोटेक का वहां पे इस्तेमाल करते हो तो ये आपके फलों को सड़ने से बचाएगा, इसको ज्यादा समय के लिए वो टिका के रखेगा ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो नैनोटेक का इस्तेमाल जो है वो हमें फ्रूट सेटिंग में, जब भी फल बनना शुरू हो जाता है तब हम इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप मान लो किसी को दाने का साइज बड़ा करना हो, फलों का आकार बड़ा करना हो, दाने को फुलाना हो, तो भी आप वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो 2 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग वहां पे हमें नैनोटेक का इस्तेमाल करना है। अब हम लास्ट प्रोडक्ट की एक बात करते हैं। लास्ट प्रोडक्ट है एग्री गोल्ड। तो एग्री गोल्ड क्या है, देखो एग्री गोल्ड काम करता है हमारे फसल पे जो स्ट्रेस आता है, जो वातावरण में बदलाव होता है, उस वातावरण में बदलाव होने के कारण जो हमारे फसल पे स्ट्रेस दिखाई देता है, उस उस स्ट्रेस से बचाने के लिए हम वहां पे गोल्ड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब स्ट्रेस यानी जैविक और अजैविक तनाव, इसके कारण हमारे फसल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। अगर हमारे फसल पे कीड़े लगे हैं तो कीड़े के कारण भी हमारे फसल पे फंगस की बीमारी जो है वो कीड़े लगने के कारण भी हमारे फसल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो उस स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए हम वहां पे एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो एग्री गोल्ड का सबसे मेन काम क्या है कि हमारे फसल में सफेद व्हाइट रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। ये हमारे फसल में व्हाइट रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो आप 2 तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो कि आपकी फसल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया है, वातावरण में बदलाव के कारण जो आपके फसल पे जैविक और अजैविक तनाव आता है, उससे आपके फसल को बचाना है, तो आप स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हो। 1.5 ग्राम पर लीटर की मात्रा हमें वहां पे मिलानी है। अगर इरिगेशन की बात करें, राइट, तो जो जमीन के अंदर वाली फसलें होती है, जैसे टमाटर हो, मूंगफली हो गई, आपकी अदरक हो गई, हल्दी हो गई, या फिर गाजर, मूली, तो जमीन के अंदर जितनी भी सारी फसल हैं, आप वहां पे इरिगेशन के तौर पे एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 100 से 200 ग्राम के 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग हम वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। 100 से 200 ग्राम एक एकड़ के लिए हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो एग्री गोल्ड को ध्यान में रखना है, तो जमीन के अंदर जितनी भी सारी फसल है, उन सारी फसल पे आप वहां पे एग्री गोल्ड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज के बारे में देख लिया, राइट। अब हम एक छोटा सा एक पीपीटी देखेंगे कि सोयाबीन की फसल में देखो, अब सारे स्टेट में सोयाबीन की फार्मिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सोयाबीन की फसल में हम प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से स्टेज पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को समझेंगे नहीं, आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में मालूम नहीं होगा। तो इसलिए प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में वेस्टीज के हम कौन कौन से प्रोडक्ट को
कौन कौन से समय पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोयाबीन का प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहला अपना खेत तैयार करवाना होता है। खेत तैयार करवाने के बाद उसमें हम अपनी बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई करने के बाद बीजों का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद फ्लावरिंग स्टेज आएगी, और फ्लावरिंग स्टेज के बाद में ग्रेन फॉर्मेशन वहां पे दिखाई देगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहला तरीका है लैंड प्रिपरेशन, यानी जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो फसल लगाने से पहले हम अपने खेत को तैयार करवाते हैं। तो यहाँ पे आप पहले पिक्चर में देख रहे हो कि खेत की जो जुताई की जा रही है ट्रैक्टर के साथ। दूसरे में आपने देखा कि हमने खेत तैयार करवा लिया। दूसरे में हमने देखा कि वहां पे हमने खेत तैयार करवा लिया, राइट। और तीसरे पिक्चर में देखो यहाँ पे एक आदमी जो है वो चीटा मार रहा है। तो खेत तैयार करने के बाद आप किसी गोबर की खाद के साथ मिक्स करके या फिर किसी भी फर्टिलाइजर के साथ आप वहां पे मिक्स करके इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे सिंपल इस्तेमाल क्या क्या करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, एग्री नैनोटेक और 82। ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स की मात्रा रखनी है 5 किलो, नैनोटेक की मात्रा रखनी है 250 ग्राम और 82 की मात्रा रखनी है 160 ml। ये 1 एकड़ के लिए डोज है। आप खाद में मिक्स करके या फिर फर्टिलाइजर में मिक्स करके इसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हो। तो हमने खेत तैयार करवा लिया। अब खेत तैयार करवाने के बाद हम दूसरा कि हम बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार, अब देखो बीज उपचार के तरीके आपको यहाँ पे बताए गए। सबसे पहला कि आप सिंपली सोयाबीन की फसल पे ह्यूमिक और प्रोटेक को मिक्स करके वहां पे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर सकते हो, या फिर आप जो ड्रम आते हैं उसके जरिए भी आप बीज उपचार कर सकते हो। और तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका एकदम सिंपल है। मान लो किसी के बीज बहुत ज्यादा है, यानी 15 किलो 20 किलो बीज है, तो आप एक सिंपल बकेट में एक पानी में एग्री ह्यूमिक 5 ml और एग्री प्रोटेक्ट 10 ग्राम। अगर आपके बीज 1 किलो है तो 1 किलो बीज के लिए ह्यूमिक 5 ml और प्रोटेक्ट 10 ग्राम उस पानी में मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाना है। और जो हमारे सोयाबीन के बीज है उस बीजों को उस सोल्यूशन में अच्छी तरीके से मिक्स करना है, राइट। उसमें 15 से 20 मिनट के लिए उसमें रखना है। रखने के बाद थोड़ी देर रखने के बाद उसमें से हमें जो सोयाबीन के बीज होते हैं उसको निकालना है। छांव में अच्छी तरीके से उसको फैलाना है, सुखाना है, और सुखाने के बाद इसकी बुआई जो है वो कर देनी है। तो बीज उपचार देखो 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट के साथ हमें करनी है। अब हमने बीज उपचार कर लिया, अब हम इसकी बुआई करेंगे। सूरज अब जी, हम यस ये कितने ml पानी लेना है, पानी कितने ml यूज करना है? डिपेंड्स करता है कि किसान बीज कितना ले रहा हो। अगर आप 1 किलो बीज लेते हो तो 1 लीटर पानी सफिशियंट है। 2 किलो बीज लेते हो तो 2 लीटर पानी सफिशियंट है। तो पर 1 लीटर ये हो जाएगा 5 ml एग्री ह्यूमिक हाँ, एंड 10 ग्राम प्रोटेक्ट इन 1 लीटर वाटर। ठीक है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, मतलब मैं 1 लीटर के हाँ लिए हाँ, ये 5 कॉम्बिनेशन। ml ह्यूमिक। हाँ, हाँ, 1 लीटर के लिए ये डोज है 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट। ओके ठीक। ओके, तो यहाँ पे हमने बीज उपचार कर लिया। अब हम इसकी बुआई करेंगे। तो बुआई करने का जो पीरियड होता है वो 15 से 45 दिन। ये वाले पीरियड में हम हमारी फसल जो है वो ऑलमोस्ट घुटनों तक आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में मिक्स करके एग्री ह्यूमिक 30 ml, गोल्ड 20 ग्राम और 82 10 ml। ये हमें 15 लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे करना है। अब हालांकि हमारी सोयाबीन की जो फसल होती है वो बारिश पे निर्भर होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो ड्रिप के जरिए भी सोयाबीन की खेती करते हैं। तो आप इरिगेशन के साथ 300 ml ह्यूमिक, 100 ग्राम गोल्ड और 82 160 ml, ये 1 एकड़ के लिए आपका डोज है। तो अगर कोई व्यक्ति इरिगेशन के साथ करना चाहता है तो 300 ml ह्यूमिक प्लस गोल्ड 100 ग्राम और 82 160 ml, ये आपके लिए 1 एकड़ का डोज रहेगा, राइट। तो हमने सबसे पहला खेत तैयार करवा लिया। बाद में हमने बीज की बुआई की। बीज की बुआई करने के बाद आपके सोयाबीन की फसल जो है वो तैयार हो गई, ऑलमोस्ट 15 से 45 दिन की हो गई। अब चौथा स्टेप, यानी जब आपकी फसल जो है 10 to 15 डेज आफ्टर स्टेप 3, यानी जो आपका स्टेप 3 है उसके
10 से 15 दिन बाद, यानी ऑलमोस्ट 46 टू 90 डेज। हालांकि कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो 90 दिन या 100 दिन की जो सोयाबीन की फसल होती है, राइट। तो चौथा स्टेप होगा हमारे तीसरे स्टेप के 10 या 15 दिन बाद, यानी 46 टू 90 डेज। ये वाला जो पीरियड होता है, इस पीरियड में आपके फसल सोयाबीन की जो फसल होती है उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं, और फूल का आगे कन्वर्जन जाके ग्रेन में होता है। तो फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम मॉस का इस्तेमाल करेंगे 15 और 82 की मात्रा 10 ml। ये हमने स्टेप्स लिख लिए सोयाबीन की फसल के लिए। तो लगभग हमें क्या लगेगा एक एकड़ के लिए? 5 किलो ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, ह्यूमिक जो है वो 500 ml, प्रोटेक 500 ग्राम, नैनोटेक 500 ग्राम, मॉस 100 ml और 82 500 ml। हालांकि हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट का यूज यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपके फसल में अगर मान लो फंगस की बीमारी दिखाई देती है तो आप वहां पे प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके फसल में मान लो को फंगस की बीमारी दिखाई देती है तो वहां पे आप प्रोटेक्ट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो ये सारे चीजें इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, आपकी सोयाबीन की फसल जो है वो भी सही से होगी, और पैदावार में भी आपको वहां पे ग्रोथ यानी बढ़वार आपको वहां पे दिखाई देगी। तो ये सब चीजें को मालूम होने के लिए हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो किसान होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर आपके पास नहीं हो तो वो एक बैड इंप्रेशन हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी किसान से मिलते हो प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज लेकर उनसे मिलो, ताकि आपका बिजनेस भी बढ़े और किसान को भी वहां पे फसल में आपको वहां पे ग्रोथ जो है वो दिखाई दे। ये सानुप जी। यस, तो ये हो गया। मतलब अभी हमारे यहाँ सोयाबीन, कई पैडी राइस में भी आपके पास है ऐसा कोई प्रिपरेशन का? राइस में अभी प्रिपरेशन है, लेकिन मैं इसको रेडी करके आपको बता दूंगा। चलेगा। लास्ट में एक आपने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया था, किस स्टेज पे क्या यूज करना है, जो आपकी पहले की प्रेजेंटेशन चल रही थी उसके आखिरी में स्टेज वाइज, हाँ स्टेप वाइज था ना कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, ऐसा कुछ चार्ट था ना आपके पास लास्ट टाइम प्रीवियस प्रेजेंटेशन में? हाँ हाँ। जी जी, वो प्लीज शेयर कीजिएगा। यस यस, 1 सेकेंड। ये वाला चार्ट ना? यस यस यस, थोड़ा इसको यस। एलेबोरेट कर दें। हाँ हाँ, इसको मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है देखो, हाउ टू यूज एग्री प्रोडक्ट इन 90 टू 120 डेज ग्रेन क्रॉप, यानी 90 से 120 दिन की जितनी भी सारी फसल है उस फसल में हम कौन से प्रोडक्ट को किस समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेप को आपको तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप सबसे पहले किसान को यह पूछना है कि उसके फसल में स्टेज कौन सी चालू है, क्या उसने अभी बुआई की है या फिर बुआई करने वाला है। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो किसानों को पूछने हैं। तो मान लो अगर पहला तरीका है सॉइल एप्लीकेशन एट सोइल, यानी जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो फसल लगाने से पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स 5 किलो, बायोफंगिसाइड 500 ग्राम और 80 टू 150 ml। ये आपका 1 एकड़ की लिए डोज है, राइट। आप किसी खाद में मिक्स करके या फिर गोबर की खाद के साथ आप इसको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 किलो ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, बायोफंगिसाइड 500 ग्राम और 80 टू 150 ml। तो ये चार्ट आपको इसलिए बनाया गया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन से प्रोडक्ट को किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। फिर क्रॉप्स के रिगार्डिंग आप इसको रोटेट कर सकते हो। अब देखो मूंगफली की फसल जो है वो जमीन के अंदर होती है, तो वहां पे फंगस की दिक्कत ज्यादा दिखाई देगी। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि तो सोयाबीन की फसल पे मैंने शुरुआत में बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं लिखा था, वहां पे मैंने नैनोटेक का किया था। तो जहाँ पे जो जमीन की आप क्रॉप्स वाइज आप उसको रोटेट भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार। तो बीज उपचार में हमें इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक 5 ml पर केजी और बायोफंगिसाइड 10 ग्राम पर केजी, राइट। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा स्टेप है जब आप कोई फसल लगाते हो और फसल लगाने के बाद मतलब 20 दिन के बाद जब आप फसल जो है वो 3-4 पत्तियों पे आती है, तब आप इस्तेमाल करेंगे ह्यूमिक 15 लीटर पानी में 30 ml, गोल्ड का इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में 20 ग्राम,
82 का इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में 5 ml। अगर आप 15 लीटर टैंक के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मान लो कोई खाद का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बेसिकली लोग किसान क्या करते हैं, या तो स्प्रे करते हैं या फिर खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो अगर फसल लगाने के 20 दिन या 25 दिन बाद किसान खाद का इस्तेमाल करता है, तो उस खाद में आप 5 किलो ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, 100 ग्राम गोल्ड, 80 to 150 ml, ये आपका 1 एकड़ के लिए डोज है। ये हो गया तीसरा स्टेप, यानी जब आप कोई फसल लगाते हो तो फसल लगाने के 20 दिन बाद। अब हमने बुआई कर दी। अब चौथी स्टेज होती है हमारी फसल में फूल आने की अवस्था। तो फूल आने की अवस्था में हमें इस्तेमाल करना है बायोफंगिसाइड 30 ग्राम, मॉस की मात्रा रखनी है 20 ml, 82 की मात्रा रखनी है 5 ml। ये आप 15 लीटर पानी में मिक्स करके हमें इसका स्प्रे करना है, ताकि हमारे फसल में फूल जो है वो ज्यादा संख्या में आए। पांचवा तरीका है 20 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। मान लो अगर कभी कभार क्या होता है, देखो कि कभी कभार ये हमसे मालूम नहीं होता है कि फसल में फ्लावरिंग कब होने वाली है, और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो फ्लावरिंग शुरू होने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है नैनोटेक 30 ग्राम, गोल्ड 20 ग्राम, 82 5 ml। ये आपको 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। अब ये 5 स्टेप हो गए। तो हो सकता है किसी को 5 स्टेप बहुत ज्यादा लगे, तो आप 3 स्टेप भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 स्टेप कौन सा है? सबसे पहला कि हमने सॉइल एप्लीकेशन एट सोविंग, यानी खेत तैयार करवा लिया। फिर उसके बाद 20 दिन बाद हमने वहां पे ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स का इस्तेमाल किया, और लगभग फूल आने से पहले नंबर, यानी स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 4, ये 3 स्टेप जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट को किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। ये चार्ट मतलब इंडिया में जितनी भी फसलें होती हैं, किसी भी तरह की फसल होगा, मतलब स्टैंडर्ड यही एक फॉर्मेट है, मतलब इसको समझ में आ गया तो इसी फॉर्मेट पे काम हो सकता है। यस यस, 90 से 120 दिन की फसलें। तो 90 से 120 दिन की फसलें देखो कौन सी है? धान की फसल हो गई, सोयाबीन की फसल हो गई, मूंगफली की फसल हो गई। तो ये वाली जो फसल होती है 90 से 120 दिन की फसल होती है। तो वहां पे आप इसको ये तरीका अपना सकते हो। अभी जैसे गन्ना वगैरह आएगा, गन्ना कॉटन वगैरह वहां पे कॉटन के लिए अलग सेम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस होगा उसमें। ओके। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने सोयाबीन के लिए एक चार्ट बना दिया है, ऐसे ही जो मेजर क्रॉप है हिंदुस्तान में, जैसे कॉटन हो गया, जो कैश क्रॉप्स हैं, गन्ना हो हाँ गया, ठीक है, हाँ तो एक हाँ। ऐसा 5 से 10 मिनट का आपका छोटा सा एक वो रहेगा, तो हर एक इंसान के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह गन्ने की आया तो हमने 5-10 मिनट का वो आपका ऑडियो निकाला या वीडियो निकाला, उससे हमने समझ में आ गया प्रेजेंटेशन से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा तैयार हो सकता है मतलब हम सभी के लिए। यस यस। चलेगा, बढ़िया। अब मैं चाहूंगा आप चैट बॉक्स में देखें, चैट बॉक्स में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर कर सकते हैं। लोग राइस के लिए पूछ रहे हैं, तो राइस के लिए आप वर्बल बता दें, चावल के लिए क्या 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 स्टेप्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखो शुरुआत के समय में जब हम खेत तैयार करवाते हैं, तब आप ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स 5 किलो, नैनोटेक जो है वो 300 ग्राम, और 80 to 160 ml, ये आप तीनों प्रोडक्ट को मिक्स करके सबसे पहले अपने खेत को तैयार करवाइए। ठीक है। तो उसके बाद जब आप धान की फसल लगाते हैं, राइस की फसल लगाते हैं, तो फसल लगाने के लगभग 20 से 25 दिन बाद, यानी आपकी फसल जो है वो 3-4 पत्तियों पे आती है, तब आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक 15 लीटर पानी में 30 ml, गोल्ड हमें इस्तेमाल करना है 20 ग्राम, और 82 हमें इस्तेमाल करना है 10 ml। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा कि जब आपके धान की फसल में बालियां आना शुरू हो जाती है, तो बाली आते समय आपको इस्तेमाल करना है मॉस 15 लीटर पानी में 20 ml, नैनोटेक 25 ग्राम, और 82 जो है 10 ml। ये आप 15 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हो। ये 3 स्टेप जो है वो आप धान की फसल के लिए यूज कर सकते हो। मॉस और नैनोटेक साथ में यूज नहीं करते। यस, हाँ, यहाँ मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि मॉस और गोल्ड, जो हमारा एग्री मॉस है और एग्री गोल्ड है,
इस प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज आप सारे प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स करके यूज कर सकते हो, बस मॉस को और गोल्ड को एक साथ मिक्स नहीं करना है। ओके ग्रेट। जो वेजिटेबल्स लगा रहे हैं उनके लिए तो ये सेम फॉर्मूला होगा जो आपने बताया है। और हाँ, ये सेम फॉर्मूला हो आप। ओके ग्रेट। सो हमारे बीच में अनुराग काले, अनुराग मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनुराग काले हरिद्वार से आप, मैं आपको अनुराग आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अनुराग काले, अनुराग आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। अमित सेन जी, आप कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको एज ए कोच बना दिया है। अमित सेन जी, अमित सेन सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, सुन पा रहा हूँ। जी जी, आपकी तरफ से मतलब अपने एरिया के हिसाब से कुछ ऐसा कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप पूछना चाहें तो। नहीं सर, बाकी बढ़िया, सब क्लियर हो गया सर। केवल एक सीड ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डाउट है, तो बाद में क्लियर कर लेंगे। ओके चलेगा, ठीक है ठीक है। तो इसके अलावा सूरज जी कुछ और एडवांस ट्रेनिंग होती है एग्रीकल्चर पे, या यही हमारा फॉर्मेट रहता है? अभी हम क्या कर रहे थे, देखो अभी लॉकडाउन के फेज में है तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स भी हो रहे हैं, साथ में कैश क्रॉप के ऊपर भी हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, मतलब हर एक फील्ड में कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने सोयाबीन के ऊपर देख लिया, उसी तरह से हम कॉटन के ऊपर भी कर रहे हैं, शुगर केन के ऊपर भी है, या फिर आपके जो मेज होते हैं उसके ऊपर भी है। तो हम धीरे धीरे करके हर एक वेजिटेबल्स क्रॉप में, अनाज की फसल में, गन्ने की फसल में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा प्लान करेंगे कि जो कैश क्रॉप के लिए आपका प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो गया, अब क्रॉप वाइज हम एक आध घंटे का सेशन आपको कब कर सकते हैं? 4-5 दिन के बाद नेक्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं आपके साथ? यस यस, चलेगा चलेगा। सो थैंक यू सो मच सूरज जी, आपने बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया। मतलब एक एक इंसान जिसको एग्रीकल्चर का एबीसीडी भी नहीं पता होगा, उसको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। इतना बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन रहता है। यस यस, थैंक यू सो मच। एंड कुछ लोग आपका नंबर पूछ रहे हैं, तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा सूरज सर का। एंड सूरज जी, आप ऑलरेडी, हमारे वेस्टीज का तो कल्चर ही है कि हमेशा सब लोग सपोर्ट करने के लिए रहते हैं, तो आपकी जो क्वेरीज होंगी, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।